वो चली गई और तभी एक छोटा सा पेपर धीरे से मेरे पैरों के पास गिरता है। उस पर खून से लिखे वही फेमिलियर वर्ड्स मौजूद थे, लेकिन इस बार उनमें पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्टनेस और केयर फील हो रही थी। एक जान के बदले एक जान, हिसाब बराबर। यह देखते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर की ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। मेरे हाथ से आयरन पैन छूटकर जमीन पर गिरता है और खन की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, जिस पर मैं सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता हूँ। उस खून से लिखे मैसेज को देखता रहता हूँ और मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं, लेकिन मैं आवाज तक नहीं निकाल पाता। सारा खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। मैं चमत्कारिक तरीके से बच गया था, लेकिन मेरी दुनिया अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। इसके कुछ देर बाद पुलिस समय पर पहुंच जाती है और चूदी को गिरफ्तार करके ले जाती है। मुझे एक हीरो की तरह देखा जाता है जिसने एक डेंजरस क्रिमिनल को रोक दिया। पुलिस मुझे ब्लैंकेट ओढ़ाकर स्टेशन लेकर जाती है। मेरे फोन की रिकॉर्डिंग, घर के हिडन कैमरों की फुटेज और वो लाइव स्ट्रीम लिंक जो मैंने चेन जियाओ को भेजा था, सब मिलकर चूदी के क्राइम का सबसे बड़ा प्रूफ बन जाते हैं। पुलिस इंट्रोगेशन रूम में एक काइंड लेडी ऑफिसर के सामने मैं पूरी कहानी बताता हूँ, लेकिन मैंने शेन शिंगलान की मौजूदगी छिपा ली। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस घर में आने के बाद से मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे घर मुझे पहले से वार्निंग देता हो, जैसे खतरा आने पर लाइट्स ब्लिंक करना, चीजों का अपने आप गिरना और इस बार किचन डोर का अचानक बंद हो जाना, जिसने मुझे पुलिस बुलाने और खुद को बचाने का समय दे दिया। फिर मैं धीरे से सिर झुकाकर कहता हूँ, शायद इस घर की पुरानी ऑनर की आत्मा मेरी रक्षा कर रही थी, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर ज्यादा सवाल नहीं पूछती, बस हल्के से मेरा हाथ थपथपाकर मुझे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद पुलिस चूदी की कॉल हिस्ट्री, बैंक रिकॉर्ड्स और अंडरग्राउंड गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस की जांच करती है और तभी कई साल पुराना सच आखिरकार सामने आने लगता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बुरी तरह फेल होने के बाद चूदी ने सिर्फ अपने क्लाइंट्स के पैसे ही नहीं डुबोए थे, बल्कि खासकर शेन शिंगलान के करोड़ों रुपए भी गायब कर दिए थे। इसके अलावा उस पर गैम्बलिंग डेट्स का भारी बोझ भी था। जब शेन शिंगलान को इस फ्रॉड का पता चला और उसने चूदी से खुद सरेंडर करने को कहा, तब वो पूरी तरह कॉर्नर्ड हो चुकी थी, जिस पर उसने शेन शिंगलान का मर्डर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आर्ग्यूमेंट के दौरान उसने किसी भारी चीज से शेन शिंगलान के सिर पर हमला किया था और उसके बाद गैस पॉइजनिंग एक्सीडेंट का फेक सीन क्रिएट किया ताकि सबको लगे कि उसकी मौत एक हादसा थी। इतने सालों तक चूदी रियल एस्टेट एजेंट बनकर उसी घर पर नजर रखती रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई टेनेंट ऐसा क्लू न ढूंढ ले जो उसके क्राइम को एक्सपोज कर दे। और जब उसे लगा कि मेरे और शेन शिंगलान के बीच किसी तरह का कनेक्शन बन चुका है, तब उसने मुझे भी खत्म करने का फैसला कर लिया। वो चाहती थी कि मैं भी उसी घर का एक और सीक्रेट बन जाऊं। आखिरकार पूरा सच दुनिया के सामने आ जाता है। कुछ दिनों बाद हर बड़े मीडिया चैनल पर इस केस की खबर चलने लगती है। कई सालों से दबा हुआ यह मर्डर केस आखिरकार सबके सामने आ चुका था। अब शेन शिंगलान का नाम किसी एक्सीडेंटल डेथ जैसे मजाकिया शब्दों से नहीं जोड़ा जाता। उसकी बदनामी आखिरकार साफ हो चुकी थी, जिस पर मैं टैक्सी में बैठा फोन पर न्यूज देखता हूँ और लंबी सांस छोड़ता हूँ। फिर मैं उस जगह लौटता हूँ जिसे मैं और वो अपना घर कहते थे। दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते ही मुझे वही फेमिलियर साफ सुथरा कमरा दिखाई देता है। बड़ी विंडो से आती धूप पूरे फ्लोर पर पड़ रही थी। कमरे में धूल का एक कण तक नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी के निशान अब भी बाकी थे। सही तरीके से रखी बुक्स, चमकता हुआ फ्लोर, किचन में परफेक्टली अरेंज्ड मसालों के जार्स। लेकिन मैं जानता था वो अब यहाँ नहीं थी। अब कभी खून से लिखे हुए वो फनी बिल्स नहीं आएंगे जहां वो खाने का हिसाब बराबर करती थी। अब रात को मेरे लिए छोड़ी गई वार्म लाइट नहीं मिलेगी जिसके नीचे बिजली का बिल अलग से लिखा हो। अब कभी वो सफेद ड्रेस वाली धुंधली शैडो रात में मेरे सामने नहीं आएगी। यह सोचते ही पहली बार मुझे असली लोनलीनेस फील होती है, ऐसी लोनलीनेस जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। मैं सोफा के पास जाकर वो पिलो पकड़ लेता हूँ जिसे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी, फिर अपना चेहरा उसमें छिपाकर जोर जोर से रोने लगता हूँ। बहुत देर तक रोने के बाद मैं कमरे की सफाई शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था उसे क्लीनलीनेस कितनी पसंद थी। मैं इस घर को मेसी नहीं छोड़ सकता था। स्टडी रूम साफ करते वक्त मुझे डायरी के नीचे एक और ब्लैक नोटबुक मिलती है। वो हमारे बीच का हिसाब किताब था। उसमें हर छोटी चीज लिखी हुई थी। 10 मई डिनर 50-50 स्प्लिट, गुशेन पर 25 युआन उधार। 12 मई बर्तन धोने के बदले 5 युआन। 15 मई कचरा फेंकने के बदले 10 युआन। मैं हर पेज पलटता जाता हूँ और साथ साथ हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ। फिर आखिर में आखिरी पेज तक पहुंचता हूँ। मुझे लगा वहां टोटल डेट लिखा होगा, लेकिन वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गुशेन अच्छे से जीना, समय पर खाना खाना। यह लाइन देखते ही मेरे दिल की आखिरी दीवार भी टूट जाती है। मैं उस नोटबुक को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ जाता हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता हूँ, जैसे पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। इसके बाद जिंदगी धीरे धीरे वापस नॉर्मल ट्रैक पर लौटने लगती है। मैं अपनी ड्रीम कंपनी में काम करना जारी रखता हूँ। हर दिन ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बैठकर मैं एक इमोशनली स्टेबल एडल्ट होने का नाटक करता रहता हूँ। किसी को नहीं पता था कि मैं अभी अभी कितनी भयानक मौत और जिंदगी की लड़ाई से गुजरा हूँ, और किसी को यह भी नहीं पता था
था कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट पर्सन खो दिया है। मैंने घर नहीं बदला। चेन जियाओ ने मुझे कई बार समझाया। उसने कहा कि यह जगह मुझे बहुत पेनफुल मेमोरीज याद दिलाती है, मुझे नई जगह जाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, यह मेरा घर है। इसके बाद मैं अनजाने में शेन शिंगलान के बनाए रूल्स फॉलो करने लगता हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धोना, उन्हें सुखाकर सही जगह रखना, कचरा भरते ही तुरंत बाहर फेंकना, उसे रात भर दरवाजे के बाहर न छोड़ना। मैं खाना बनाना भी सीखने लगता हूँ। हालांकि मेरा खाना बहुत खराब बनता था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा 2 लोगों का पोर्शन बनाता हूँ और दूसरा प्लेट हमेशा सामने वाली खाली चेयर पर रख देता हूँ। फिर मैं हवा में लगातार बातें करता रहता हूँ। आज ऑफिस में क्या हुआ, कौन सा वियर्ड क्लाइंट मिला, कौन सा नया बोनस मिला। हालांकि मैं जानता था कि अब कोई जवाब नहीं आएगा। अब मिरर पर मेरे फैशन सेंस का मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स नहीं दिखेंगे और ना ही उदास होने पर वो पुराने सॉन्ग्स सुनाई देंगे। लेकिन फिर भी मैं इन हैबिट्स को छोड़ नहीं पाता, जैसे ऐसा करने से वो अब भी यहीं कहीं मौजूद हो। इसके बाद मैं पूरी तरह अपने काम में डूब जाता हूँ। पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगता हूँ। मैं कई बड़े प्रोजेक्ट्स जीतता हूँ, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, करियर तेजी से ऊपर जाने लगता है। ऑफिस के लोग कहते हैं कि मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, पहले से ज्यादा काम, डिसिसिव और टायरलेस हो चुका हूँ। लेकिन सिर्फ मैं जानता था मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कहीं से मुझे देख सके। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सच में अब अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। जिस पर अपनी पहली बड़ी प्रोजेक्ट बोनस मिलने के बाद मैं सीधे शहर के बाहर बने सेमेट्री पहुंचता हूँ। काफी देर खोजने के बाद मुझे आखिरकार शेन शिंगलान की ग्रेव मिल जाती है। तस्वीर में वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उसके चेहरे पर वही प्राउड ऑरा था जो किसी भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता था। मैं उसकी ग्रेव के सामने सफेद क्राइसेंथेमम्स का बुके रखता हूँ। फिर अपने बैग से एक A4 पेपर निकालता हूँ और उसे बर्निंग पॉट में जलाने लगता हूँ। उस पेपर पर लिखा था, घर का रेंट, बिजली पानी का बिल, खाने का खर्चा, सिक्योरिटी फी और मेंटल डैमेज कंपेंसेशन। टोटल पूरी जिंदगी। शेन शिंगलान ने सब कुछ पहले ही चुका दिया है। अगले जन्म में ट्रीट मेरी तरफ से होगी। जलती हुई आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती रहती है। मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। ये सब खत्म करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी और उसकी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर वो दिन आता है। उस दिन एक अर्जेंट प्रोजेक्ट की वजह से मुझे देर रात तक ओवरटाइम करना पड़ता है। मैं थका हुआ शरीर घसीटते हुए घर लौटता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जिस पर आदत के मुताबिक मैं दीवार पर स्विच ढूंढकर लाइट ऑन करता हूँ और जैसे ही लिविंग रूम का फेमिलियर फ्लोर लैंप जलता है, मैं वहीं जम जाता हूँ। मेरी नजर धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। टेबल पर एक गर्म दूध का ग्लास रखा था, उससे अब भी हल्का धुआं उठ रहा था। सफेद भाप लैंप की रोशनी में धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। मैं एंट्रेंस पर बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा रह जाता हूँ। न आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, न सांस लेने की। मेरे सामने का सीन इतना फेमिलियर था, फिर भी इतना अनरियल लग रहा था। क्या मैं हैलुसिनेशन देख रहा हूँ? काफी समय से शांत पड़ा मेरा दिल फिर से बेकाबू होकर धड़कने लगता है, जिस पर मैं कांपती आवाज में धीरे से फुसफुसाता हूँ, शेन शिंगलान। पूरा लिविंग रूम डरावनी खामोशी में डूबा रहता है। सिर्फ वो मिल्क ग्लास अब भी हल्की गर्म भाप छोड़ रहा था। यह देखकर मैं धीरे से नजरें नीचे कर लेता हूँ। तो ये मस है, मैं सच में ज्यादा सोच रहा था। मैं खुद पर हंसने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर मिल्क ग्लास के बगल में रखे नोट पेपर पर जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस पर धीरे धीरे कुछ वर्ड्स उभर रहे हों, जिस पर मैं सांस रोककर उस छोटे से येलो स्टिकी नोट को घूरने लगता हूँ और फिर ब्लैक इंक से लिखे फेमिलियर वर्ड्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। लाइट बिल 5 युआन, मिल्क चार्ज 15 युआन, मंथ एंड पर पेमेंट करना। यह आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। लेकिन इस बार यह दुख के आंसू नहीं थे, यह उस खुशी के आंसू थे जो किसी खोई हुई चीज को दोबारा पा लेने पर निकलते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता, हंसते हंसते रोने लगता हूँ। फिर पूरे एम्प्टी लिविंग रूम में जोर से चिल्लाता हूँ, शेन शिंगलान, तुम सच में बहुत कंजूस हो, तुम सच में खून निचोड़ लेने वाली इंसान हो। और तभी लैम्प की रोशनी के नीचे वो शैडो जिसे मैं हर दिन याद करता था, धीरे धीरे शेप लेने लगती है। इस बार पहले से कहीं ज्यादा क्लियर। हालांकि उसकी बॉडी अब भी ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन मैं उसे साफ देख पा रहा था। वो सफेद ड्रेस पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही फेमिलियर हेल्पलेस लेकिन केयरिंग स्माइल थी। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उस दिन मुझे समझ आता है कि उस रात मुझे बचाते वक्त उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई थी। उसने बस अपनी सारी ताकत खो दी थी और डीप स्लीप जैसी हालत में चली गई थी।